नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर टू यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध आखिर क्यों हुआ था, क्या कारण थे। और हम इस तरीके से कुछ समझने वाले हैं कि आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस इवेंट्स को हम सबसे सिंपल फॉर्म में, सबसे आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड वॉर टू आखिर क्यों हुआ था। यदि हम कुछ बेसिक डेटा और बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो युद्ध है ये करीब 6 साल तक चला था। 1939 से लेकर 1945 तक भीषण युद्ध हुआ था और अभी तक के इतिहास में इससे ज़्यादा भयानक युद्ध कभी नहीं हुआ, जिसमें करीब करीब 50 कंट्रीज, 50 देश एक साथ इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। करीब करीब जो टोटल डेथ हुई है वो 5 करोड़ 30 लाख लोग एक साथ मर गए। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये कैजुअलिटी हुई होगी, जिसमें से 1 करोड़ 50 लाख तो सिर्फ सैनिक थे और निर्दोष आम लोग जो थे वो करीब करीब 3 करोड़ 80 लाख लोग थे। इतनी बड़ी त्रासदी एक साथ विश्व में हुई है जिसको पूरा विश्व कभी भी नहीं भुला पाएगा। दूसरी बात, इसमें कुछ अच्छी बातें ये रही कि जब युद्ध का माहौल था और कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तब कुछ ऐसे इन्वेंशन हुए जो आज भी हमारे लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है कंप्यूटर्स। उस वक्त नीड थी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, एक दूसरे पर आक्रमण करना था, जीत हासिल करनी थी, तो ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। इसी अधड़ बुन में वहाँ पर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुआ था, आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ 1918 में, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध होने का जो बीज है वो प्रथम विश्व युद्ध होने के खत्म होने के साथ ही बो दिया गया था। बात करते हैं 1918 की, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो एक तरफ थी एलाइड फोर्सेज जिसमें था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, और दूसरी तरफ थी सेंट्रल फोर्सेज जिसकी सबसे ज़्यादा अगवानी कर रहा था जर्मनी। तो जब प्रथम विश्व खत्म हुआ तो वर्साई की संधि हुई थी और वर्साई की संधि में यह तय हुआ था कि इन सभी एलाइड फोर्सेस ने एक साथ, इन कंट्रीज ने ब्लेम किया जर्मनी को कि तुम स्वीकार करो कि जितनी भी गलती है वो तुम्हारी है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तुम्हारी वजह से हुआ था और इसके लिए तुम्हें जो जो भी कंडीशंस हम देंगे वो तुम्हें माननी पड़ेगी। और यही थी वर्साई की संधि, जो बड़ी अपमानजनक भी थी और आर्थिक दृष्टि से भी जर्मनी के लिए ठीक नहीं थी। और जो उसकी शर्तें थी वो बड़ी जबरदस्त थी। पहली शर्त ये थी कि नो बिग आर्मी, जर्मनी भविष्य में कभी भी अपनी आर्मी को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, उसके पास कोई बहुत बड़ी मात्रा में सेना बल नहीं होगा। नो एयरफोर्स, आप अपनी एयरफोर्स को नहीं रख सकते, प्लेन्स नहीं रख सकते। नो सबमरीन, आप अपने सबमरीन्स नहीं रख सकते। तो इतनी बड़ी भयानक चीज़ों के साथ साथ में बड़े बड़े आर्थिक दंड लगाए गए थे। तो ये थी वर्साई की संधि और इन सब शर्तों के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। ये हो तो गया, लेकिन इसका जो परिणाम था वो कुछ अच्छा नहीं था। पूरे जर्मनी में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, विद्रोह होना शुरू हो गया। लोगों ने यहाँ पे तख्तियाँ लेके रोड पे निकल आए और उन्होंने बोला कि हमारे नेताओं ने हमारे साथ गद्दारी की है, ये हम कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध में हम कितने ही ताकतवर देशों को हरा चुके हैं, अच्छे अच्छे देशों के दांत खट्टे कर दिए थे, और ये हमारे साथ जो हो रहा है ये अन्याय है, हम कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जर्मनी इस चीज़ को पचा नहीं पा रहा था। और उस दौर में जब 1921 और 22 का समय आया तो जर्मनी पर बहुत ज़्यादा आर्थिक दंड लगा दिए गए हैं। करीब आप देख सकते हैं 3-4 रीजन थे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। सबसे पहला था वॉर गिल्ट। सबसे पहले इन लोगों ने बोला कि यार भाई, गलती तो सब लोगों की थी प्रथम विश्व युद्ध में, सारे लोग एक साथ लड़े थे, पर सारा ब्लेम आपने हम पे डाल दिया और हमें दोषी ठहरा दिया। ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जर्मनी में ये बात बड़े तेजी से फल फूल रही थी। दूसरी बात ये गई थी, $33 बिलियन का फाइन लगाया गया था। उस जमाने में $33 बिलियन आप समझ सकते हैं, आज के $250 बिलियन से भी ज़्यादा आप राशि मान सकते हैं। उस वक्त लगा दिया गया एलाइड पावर्स पे, इनके ऊपर, सेंट्रल पावर्स के ऊपर, जिसमें जर्मनी सबसे ज़्यादा फोकस में आया। अगले 10 साल के लिए जो फ्रांस है, इटली है, बेल्जियम को 10 साल तक मुफ्त में कोयला देना पड़ेगा, इतनी बड़ी शर्त। और लास्ट में लगा दिया कि आप अपनी आर्मी को, पहले 15,000 रखा, फिर उसको 1 लाख कर दिया गया, इससे ज़्यादा सैनिक आप नहीं रख सकते। इतने भारी भरकम जितनी भी जो कंडीशंस इस पर लगा दी गई। अब इसका नतीजा ये हुआ कि 1921-22 आते आते तक जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया।
5 लाख रुपए देकर सिर्फ एक ब्रेड मिल रही थी। जर्मनी की हालत पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी थी, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, बेरोजगार इतनी ज़्यादा थी कि 1/3 जनता जर्मनी की पूरी बेरोजगार हो गई थी। त्राही त्राही मच गई थी जर्मनी, जो सबसे ताकतवर देश हुआ करता था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में अच्छों से भिड़ंत ले ली थी, आज द्वितीय विश्व युद्ध में आके आज उसकी आर्थिक हालत बड़ी खराब हो गई थी। जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस गड्ढे से कैसे निकला जाए, कोई होप नहीं थी। 3 4 5 साल ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फाइनली जब ये दौर आगे चलता रहा तो एक शख्स ऐसा आया जिसने पूरे जर्मनी में आकर ऐसी बात कही थी जिसमें पूरी दुनिया आशा से उसकी तरफ देखने लगी। उसने जर्मनी में होप दी और एक ऐसी बात कही कि मैं जर्मनी को वापस खोया हुआ इतिहास दिला सकता हूं, आपको मुझे ताकतवर करना पड़ेगा। और उस शख्स का नाम था एडोल्फ हिटलर। जी हाँ, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा यदि आप इतिहास प्रेमी हैं तो। एडोल्फ हिटलर एक मशहूर पर्सनैलिटी है और जब 1929 का समय आया तो उन्होंने अपनी पार्टी को इंट्रोड्यूस किया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम नाजी पार्टी भी कहते हैं। इन्होंने अपनी खुद की नाजी पार्टी बनाई और लोगों को बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मुझे ताकत दो, मैं जर्मनी को एक मजबूत देश के रूप में आपके सामने खड़ा कर दूंगा। थोड़ी अधेड़ बुन चलती रही, 2 4 साल निकले, लेकिन फाइनली 1933 में जाके ये वाइस चांसलर बन गए जर्मनी के। और 1 साल के भीतर भीतर ही इन्होंने प्रेसिडेंट जो पद है उसको हटाते हुए ये फाइनली बन गए जर्मनी के फ्यूरर। फ्यूरर का मतलब होता है सुप्रीम तानाशाह, जिसके पास सारी पावर्स होती है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। यानी कि जर्मनी का हर सैनिक वो इसकी शपथ लेगा। ये जो एडोल्फ हिटलर था वो बोलने में बहुत ज़बरदस्त था, इतना तेज तर्राट स्पीच और इतनी कुशल नेतृत्व कि जो आदमी इसका स्पीच सुनता था वो उसका मोहित हो जाता था। अगर एडोल्फ हिटलर ने कह दिया है कि ये करना है तो कोई भी सैनिक कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसके खिलाफ जा सकता है। तो एडोल्फ हिटलर ने कुछ लोगों को इस तरीके से हिप्नोटाइज किया, लोगों को इस तरीके से होप दी कि आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करो और जो मैं कह रहा हूँ करना शुरू कर दो, हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि आखिर हम क्या हैं। तो ये चीज़ होने लगी, लोगों को सपोर्ट मिलने लगा, लोग दीवाने हो चले। एडोल्फ हिटलर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावर में आ गए और ये कंडीशन आ गई कि लोग शपथ जो लेते थे उस वक्त वो हिटलर की लेते थे, ना कि जर्मनी की। उनकी जो पूरी वफादारी थी वो पूरी हिटलर के प्रति थी। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस आगे चलने लगा। अब हिटलर ने जैसी सत्ता में आया तो उन्होंने 4 तरह का काम करना शुरू किया। सबसे पहला था रिफॉर्मेशन, न्यू बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर दिए, ब्रिजेस बनाने शुरू कर दिए, लोगों को रोजगार देना शुरू किया, रोड्स बनाई जाने लगी तो लोगों को काम मिलने लगा, लोगों को होप मिलने लगी। तो और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कर दी थी रीआर्ममेंट। रीआर्ममेंट का मतलब होता है वापस से सशक्तिकरण, हथियारों को बनाना शुरू कर दिया। जबकि आपको याद होगा दोस्तों, वर्साई की संधि में जर्मनी ने लिख के दिया था कि हम किसी भी प्रकार की आर्म्स को डेवलप नहीं करेंगे, सेना नहीं बनाएंगे, लेकिन जर्मनी ने इस चीज़ को तोड़ना शुरू कर दिया। हिटलर ने बोला कि भाड़ में गए सारे रूल्स, मैं किसी वर्साई की संधि को नहीं मानता। उन्होंने नेशनल लीग से इस्तीफा दे दिया। नेशनल लीग में तब बनाई गई थी जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो सारी देशों की नेशन ने मिलकर एक लीग बनाई थी, नेशनल लीग, जिसका उद्देश्य ये था कि भविष्य में वापस कभी युद्ध ना हो। लेकिन जर्मनी ने 1934-35 में उस नेशनल लीग को त्याग दिया और अपनी आर्मी को डेवलप करना शुरू किया। हिटलर ने बोला कि अगर जिंदा रहना है तो हमें ताकत लानी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ अपनी आर्मी को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मजबूती देनी शुरू कर दी, नए नए हथियार बनाए जाने लगे। इवन इनकी अपनी खुद की एयरफोर्स थी, इन्होंने अपने वायुयान बनाने शुरू कर दिए, टैंक्स बनाने शुरू कर दिए। और ये यहाँ पर 1935 के आते आते हिटलर ने सार्वजनिक रूप से मंच पे कहना शुरू कर दिया कि ओ दुनिया सुन लो, हम जर्मनी है और हमने सारी वर्साई की संधियों को, जो जितने भी बातें कही थी उनको तोड़ दिया है। हमारी खुद की आर्मी भी है, हमारी खुद की एयरफोर्स भी है, हमारे टैंक्स भी है, हमारी सबमरीन भी है, जो करना है वो कर लो। इस तरीके से पावर में आ गए। जब हिटलर ने ये सब बातें कही तो बाकी सारे जितने भी एलाइड फोर्सेस वो स्तब्ध रह गए। कभी मतलब ग्रेट ब्रिटेन ने और फ्रांस ने सोचा नहीं था कि ये इतना आगे निकल जाएंगे। इवन ब्रिटेन की तो ये स्थिति थी कि वो डिफेंसिव वे में थे कि अगर कुछ ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से निकले ही हैं, और उनको कभी आशा नहीं थी कि एक ऐसा देश जिस पे इतना आर्थिक भार है, जो चरमराया हुआ है अर्थव्यवस्था से, वो कभी ऐसे उठ के खड़ा भी हो जाएगा। लेकिन मानना पड़ेगा जर्मनी को, सिर्फ 20 सालों में वह कंट्री जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, हिटलर ने सभी को एकजुट ला दिया। हिटलर ने रीआर्ममेंट में एक रूल लाया
कि जो भी 18 साल से 25 साल के बीच के लड़के हैं देश के, उनको कंपल्सरी आर्मी को सर्व करना पड़ेगा। उनकी विश नहीं चलेगी, उनको देश में आके सर्व करना पड़ेगा, और यदि नहीं करते तो उनको अलग से ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट करने का मतलब आप समझ सकते हैं, उनको अलग से प्रताड़ित किया जाएगा। तो एक तरीके से कंपल्शन था कि देश सेवा करनी है, लोगों को रोजगार मिलने लगा, लोग आर्मी में आने लगे और एक देशभक्ति की भावना लोगों में आना शुरू हुई। इसी बीच 1938 तक आते आते जो जर्मनी का पड़ोसी देश था इटली, जो पहले कभी उसका दुश्मन हुआ करता था, वहाँ पे जो शासक थे उनका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। आपने बेनिटो मुसोलिनी का नाम जरूर सुना होगा। इटली के तानाशाह थे और ये बहुत फासिस्ट मेंटालिटी के आदमी थे। आप देख सकते हैं इनकी और हिटलर की बहुत बनती थी, क्योंकि ये मानता थे बेनिटो मुसोलिनी की जो पावर्स होनी चाहिए, जो पूरे राष्ट्र की जितनी भी संपत्ति और जिनका अधिकार है वो एक आदमी के पास होना चाहिए। जितने जो डिसीजन मेकिंग है, जितने पावर्स है वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए और उसको सिर्फ एक ही आदमी संभालना चाहिए। इन सब बातों से हिटलर भी बड़ा प्रभावित था और हिटलर भी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया। वो भी चाहता था कि जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हो, और इसी मेंटालिटी के चलते जर्मनी ने सबसे पहले हमला किया ऑस्ट्रिया पर और ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। पूरी दुनिया देखती रह गई कि ये क्या, ये तो बहुत सीधा मतलब वर्साई की संधि का सीधा सीधा उल्लंघन है। पूरी धज्जियां उड़ा दी इस वर्साई की संधि की, लेकिन किसी की भी कोई हिम्मत नहीं हुई, कोई इतना पावर में नहीं था कि इस वक्त जर्मनी को रोक पाए। और इसी के साथ में ऑस्ट्रिया हो गया जर्मनी का। लेकिन यहाँ जर्मनी रुकने वाला नहीं था। उन्होंने यहाँ कहा कि अब यहाँ पे सुडेटेनलैंड, ये जो एरिया है पास में, जो चेकोस्लोवाकिया का एरिया है, ये जो सीमा यहाँ लगती है जर्मनी के आसपास। तो जर्मनी ने ये बोला कि साहब ये जो एरिया है चेकोस्लोवाकिया का, ये भी हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में सुडेटेनलैंड पे जो लोग रहते हैं वो मोस्ट ऑफ जर्मन्स हैं और हमें इसको लेना है। लेकिन सच बात यह है कि यह जो एरिया है वो खनिज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे था कॉपर, यहाँ पे था कोल, जो जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जर्मनी ने बोला कि हम तो ये करेंगे। और जब इसने ओपनली डिक्लेयर किया तो एक म्यूनिक सम्मेलन हुआ, म्यूनिक जो है एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सारी कंट्रीज जो हैं, जो एलाइड फोर्सेस थी, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें फ्रांस है, वो उनके और इटली के जो शासक है वो सब एक साथ आके बैठे, जिसमें हिटलर को ये कहा गया कि एक सेकंड तुमको क्या चाहिए। तो हिटलर ने बोला कि मुझे यहाँ पे सुडेटेनलैंड का एरिया चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन ये लास्ट टाइम है, हाँ तुम लगातार अपनी सीमाएं बढ़ाते जा रहे हो, हम फिर एग्री नहीं होंगे। तो हिटलर ने बोला कोई बात नहीं, ये तो मुझे दो। और आप विश्वास मानेंगे, सारी कंट्रीज को एक बार फिर से माननी पड़ी हिटलर की बात। इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। इसका मतलब यह है कि जो कर रहा है, कोई बदमाश आदमी, शैतान आदमी, उसकी बात मान लो, इससे पहले की और बात बिगाड़े, यह सोचकर म्यूनिक एग्रीमेंट किया गया था। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब जाके जर्मनी की भूख शांत हो गई, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जर्मनी यहां पर नहीं रुका। म्यूनिक एग्रीमेंट के बाद पूरी दुनिया को लगा कि अब हिटलर यहाँ पे शांत हो जाएगा, उसको जो चाहिए था उसे मिल गया है, अब वो वहाँ पे किसी नई कंट्री पे हमला नहीं करेगा। लेकिन पैसिफिक रीजन में दूसरी तरफ कुछ ऐसा चला था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को इस अंजाम तक पहुँचा दिया, वो था जापान। आपको यदि वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उस वक्त का जो समय था, उस वक्त जो पावरफुल कंट्रीज थी वो अपनी अपनी कॉलोनीज बना के रखती थी, यानी अपने प्रभाव क्षेत्र जहाँ से संसाधनों का वो उपयोग कर सके। तो ये आप देखिए, ये ग्रेट ब्रिटेन है और इसकी जो कॉलोनी है वो कहाँ पे, जहाँ पे भी आपको रेड नजर आ रहा है, जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे ब्रिटिश अरेबिया है, यहाँ पे इजिप्ट है, या जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सब ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, यानी पे उनका आधिपत्य है, उनका राज है। ठीक उसी तरीके से जो फ्रेंच लोग थे, उनका आप देख सकते हैं फ्रेंच अफ्रीका इतना बड़ा है, यहाँ पे फ्रेंच है, यहाँ पे फ्रेंच है, ये फ्रेंच लोग हैं, तो ये सब इनके कॉलोनीज है। ये बात जापान को हमेशा से खलती थी कि यार ये क्या बात हुई। और वो हमेशा से एक बात कहते थे कि एशिया इज फॉर एशियंस। अगर भाई ये लोग यहाँ हैं, इतनी दूर से आके यहाँ पर ये कॉलोनीज बना रहे हैं, अरे ये तो हमारा अपना एरिया है, हम भी पावरफुल कंट्री है, ये बात हमेशा उनको खलती थी। और इसी चीज के चलते चलते जो छोटा सा जो जापान है वो अपना विस्तार करना चाहता था। इंपेरियलिज्म जो सबसे बड़ा कारण है, अपनी सीमाओं का विस्तार करने का जो प्रवृत्ति है वो इंपेरियलिज्म है। और इसी के चलते जापान बार बार थ्रेटन कर रहा था दूसरे आसपास के लोगों को कि भाई ये जितनी भी कॉलोनीज है इनको खाली करो, इस पे तो हमारा अधिकार होना चाहिए। और इसी के चलते 1931 के आते आते जापान ने कोरिया पे कब्जा कर लिया। जापान जो था उसने कोरिया पे कब्जा कर लिया और इसी के साथ में हमला कर दिया
चाइना पे। चाइना का जो ये रीजन है इसको बोलते हैं मंचूरिया। जापान ने मंचूरिया पे हमला कर दिया और यहां पे इसको कब्जे में ले लिया। जैसे ही जापान ने ये हरकत की तो जो नेशनल लीग थी, लीग ऑफ नेशन, आपको याद होगा दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो सारे देशों ने मिलकर एक लीग ऑफ नेशन बनाई थी, जिसका काम यह था कि कोई देश किसी और देश पे हमला ना करे, फिर से विश्व युद्ध ना हो। तो उनको बुलाया गया, जितने भी जो जापानीज लोग थे लीडर्स, उनको बुलाया गया, उनको बोला भाई, अरे भाई तुमने तो संधि का उल्लंघन किया है, तुम्हें लीग ऑफ नेशंस के गाइडलाइंस पता नहीं है। तो जापान ने खड़े होकर उस सभा में बोला कि जब सारे लोग, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब अपनी अपनी कंट्री कॉलोनीज को बना रहे हैं तो हम क्यों ना बनाएं, और हमारे इलाके में आके हमारे साथ ही दूसरी कॉलोनीज बना रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे कहते हुए उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया लीग ऑफ नेशन से, और वो वहां से सभा छोड़ के चले गए। इसी के साथ साथ में इटली और फ्रांस ने भी वहां पे इस्तीफा दे दिया और ये लोग वहां से उठ के चले गए। और देख सकते हैं आप, जापान वॉक्स आउट, और जापान ने लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया। एक बात साफ हो चुकी थी, बगावत हो चुकी थी, और अब कूद पड़ा था जापान भी इस आग के अंदर। इसी बीच जापान ने क्या किया, ये जो चाइना वाला जो दूसरा रीजन है वहां पर नैंकिंग के अंदर उसमें हमला कर लिया। उस वक्त जो चाइना की जो कैपिटल थी नैंकिंग, उस पर हमला किया, और दूसरी तरफ काफी तेजी से ये आगे बढ़ रहा था, काफी रीजन्स को चाइना के इसने कैप्चर कर लिया। और 1937 में एक बहुत जबरदस्त बैटल हुई, जिसको बैटल ऑफ शंघाई कहते हैं। इसी के साथ अब जो दूसरी तरफ हम चलते हैं वापस हमारे यूरोपियन रीजन में। वहां पे आपको याद होगा दोस्तों, एक तरफ जब हिटलर था और ठीक इसी वक्त जो शासक थे हमारे पास जोसेफ स्टालिन थे। हिटलर की एक चाल थी, बड़ा खुराफाती था। उसने कहा अब नजर थी हिटलर की पड़ोसी कंट्री पोलैंड पर, कि कैसे भी करके इस पोलैंड को हमला करके कब्जाया जाए, क्या किया जाए। तो उसने दिमाग लगाया, जोसेफ स्टालिन को बोला कि आपके साथ हम संधि करना चाहते हैं। एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया गया था, यानी कि आप हम पे हमला मत करना और हम आप पर हमला नहीं करेंगे। किसके बीच में हुआ, जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में, रशिया के बीच में, कि हम कोई भी किसी पे भी हमला करें, हम एक दूसरे पे सामने सामने नहीं होंगे, और इसी को नॉन एग्रेशन पैक्ट कहा गया। साथ ही यह भी तय कर लिया गया था, हिटलर ने ऑफर दिया था स्टालिन को कि देखो भाई, आप अपन दोनों कंट्रीज के बीच में हमारे पास आता है पोलैंड, एक काम करते हैं पोलैंड पे हमला करते हैं, हम पहले हमला करेंगे, फिर आप भी हमला कर देना, और जो भी होगा हम आधा आधा इसको बांट लेंगे। बहुत अच्छा ऑफर था, और सोवियत यूनियन इनकी बातों में आ गया। वह नहीं समझा था कि इस व्यक्ति की नीयत क्या है, आगे क्या करने वाला है। बिल्कुल ठीक है, और इसी के चलते इसके बाद जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया, और ठीक कुछ समय बाद सोवियत यूनियन ने भी पोलैंड पे हमला कर दिया। और हमले के बाद, वो छोटी कमजोर कंट्री थी, जो भी हमला हुआ उसके बाद इन्होंने इसको आधा आधा बांट लिया, यानी कि आधा हिस्सा जो जर्मनी के इन्फ्लुएंस में था वो पूरा हिस्सा जर्मन क्षेत्र में चला गया, और जो हिस्सा सोवियत यूनियन की तरफ था वो उन्होंने इसको बांट लिया। इस तरीके से पोलैंड को उन्होंने दो टुकड़े कर दिए। लेकिन इसी के साथ साथ रशिया जो था, सोवियत यूनियन, उसी वक्त उन्होंने ऊपर की तरफ नॉर्थन रीजन में यहां पर फिनलैंड मौजूद था। इसी वक्त इन्होंने, सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पे हमला कर दिया। जो बाल्टिक रीजन थे, यहाँ पे लात्विया, एस्टोनिया, ये जितनी जो कंट्रीज थी उसको ऑलरेडी ये कब्जा कर चुका था, और अब इसने हमला किया था फिनलैंड पर। लेकिन फिनलैंड यहाँ पर बहुत मजबूती से लड़ा, इतनी मजबूती से लड़ा कि हालांकि हार गया, लेकिन यहाँ पे इतनी जबरदस्त टक्कर दी कि यहाँ पे सोवियत यूनियन को पसीने आ गया। उसको हराना बहुत मुश्किल लग रहा था, और ये बात पूरी दुनिया देख रही थी। जी हाँ, हिटलर भी देख रहा था, और हिटलर ने देखा कि जब इतनी छोटी सी कंट्री को हराने में सोवियत यूनियन को इतना पसीना आ रहा है, तो जब मैं हमला करूंगा सोवियत यूनियन पे तो क्या समय लगेगा। नीयत खराब थी। जो दोस्त इसलिए बनाया था, नॉन एग्रेशन पैक्ट इसलिए साइन किया था कि कल को उसे वापस अपने कब्जे में ले सके। तो जब फिनलैंड और सोवियत यूनियन की लड़ाई हिटलर ने देखी तो उसने सोचा कि यार कितनी कमजोर कंट्री है, क्योंकि फिनलैंड जो लड़ा था वो जबरदस्त तरीके से लड़ा था, क्योंकि वो बर्फ में लड़ने के आदी थे, ठंड में लड़ने के इनके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी। तो यहाँ इस लड़ाई को देखकर हिटलर के मन में ये बात खुराफात आ गई कि जब भी हम लड़ेंगे लड़ लेंगे। और इसी के साथ अब जर्मनी जो था अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाह रहा था। अब उसने रुख किया फ्रांस की तरफ आगे बढ़ने से पहले जर्मनी ने अपने कब्जे में नीदरलैंड और बेल्जियम, जो थोड़ी कमजोर कंट्रीज है, उनको अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद फाइनली मन बना लिया कि अब मुझे फ्रांस पे हमला करना है। वही फ्रांस जिसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को बहुत बुरी तरीके से हराया था। ये टीज, ये खीज
जो जर्मनी के मन में बरसों से थी, अब उसका बदला लेने का समय आ गया था। लेकिन यहां पर फ्रांस ने बहुत अच्छी किलाबंदी करके एक लाइन बना रखी थी, यहाँ बड़े बड़े बंकर बना रखे थे जिसे मैजिनॉट लाइन कहते हैं इतिहास के अंदर, और यहाँ से एंटर करना लगभग नामुमकिन था जर्मनी के लिए। ये बात जर्मनी भी जानता था, हिटलर को बात पता थी। लेकिन ये जो लाइन थी इस जगह पे, ये आगे जाके कुछ कुछ जगह कमजोर थी, क्योंकि यहाँ पे घने जंगल थे, इन्हें आर्डेनीज फॉरेस्ट कहते हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा सघन जंगल थे। और यहाँ पे फ्रांस इस चीज़ को लेकर आश्वस्त था कि कोई भी यहाँ से एंटर तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन वह हिटलर था, उसे भी ये बात पता थी कि फ्रांस क्या सोच रहा है, इसलिए उसने अपने बड़े बड़े टैंक्स को कहा, आदेश दिया कि एंटर होंगे तो हम इन फॉरेस्ट से ही होंगे, और तेजी से अंदर घुसना शुरू किया। हिटलर की एक पॉलिसी शुरू से रही थी कि जब भी घुसो पूरी ताकत के साथ घुसो और इतनी तबाही मचाओ कि सामने वाला कुछ समझ ना सके। इसे कहते हैं द ब्लिच स्ट्राइक। इस तरीके से जो घुसने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ब्लिच कहते हैं। तो वो हिटलर के बड़े बड़े टैंक्स इन जो फॉरेस्ट से घुसना शुरू हो गए, और यहाँ पे फ्रेंच आर्मी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर कैसे संभालें। वहाँ के सोल्जर्स इधर उधर भाग रहे थे और कुछ अच्छी रणनीति वो यहाँ पे नहीं बना पाए, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, वो डिफेंसिव मोड में थे, और तेजी से ये यहाँ से टैंक्स अंदर घुसने शुरू हुए। अब इसी के साथ में मैं यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो आर्मी थी, जो ब्रिटिश फोर्सेस, जो रेड में बना रहा हूँ यहाँ आप देखें, ये जो थे ये फ्रेंच ट्रूप्स थे, और यहाँ से जब घुसने शुरू हुए, और यहाँ पर एक अजीब सी चीज हुई जो थी, यहाँ पर जर्मन फोर्सेस जो थी वो उन्होंने आगे से घुसना शुरू किया इस तरीके से, यहाँ यानी कि इनको घेरना शुरू किया। यहाँ पे जर्मनी की फोर्सेस हैं और इन्होंने इस तरीके से आगे आके इनको घेरना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस नक्शे में कि जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं, जो फ्रेंच फोर्सेस है, वो उनके बीच में फंस गई। अब इन्होंने यहाँ इनको धकेलना शुरू किया। जर्मन फोर्सेस इस तरीके से आगे बढ़ रही थी और बीच में फंसी हुई थी हमारे पास ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस, और धीरे धीरे ये ओशन की तरफ बढ़ रहे थे। आगे समंदर था, जाने का रास्ता नहीं था, चारों तरफ जो था ब्रिटिश जो फोर्सेस हैं वो गिर चुकी थी जर्मन फोर्सेस से। और आगे चलते चलते डनकीर्क का एक बहुत फेमस इंसिडेंट से जो हुआ था, यहाँ पे 1940 के अंदर ये हुआ था कि करीब 3 लाख जो ब्रिटिश और फ्रेंच जो ट्रूप्स थे वो फंस चुके थे, क्योंकि चारों तरफ से आ रही थी जर्मन फोर्सेस और इनकी जान को खतरा था। अगर यहाँ पे उन्हें समय पर नहीं बचाया जाता तो हो सकता था कि 3 लाख सैनिक वहाँ मर जाते। लेकिन चमत्कार हुआ कि समय पर ब्रिटिश जो नेवल शिप्स हैं वो फटाफट आए, जो सिविलियन बोट्स आए उन्होंने तेज़ी से एवाक्यूएशन शुरू किया, पूरी ताकत लगा दी, और आप विश्वास करेंगे 3 लाख सैनिकों को बचा लिया गया। इसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि ऐसे ऑर्डर्स थे कि इंडियन सोल्जर्स को यहाँ छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनका एवाक्यूएशन संभव नहीं है, इनको खाली नहीं कराया जा सकता है। लेकिन इसीलिए इसको इतिहास में मिरेकल ऑफ डनकीर्क कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख लोगों की जान बचाई जा सकी। और जब तक जर्मन फोर्सेस वहां तक पहुंचती उससे पहले पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। बहुत चमत्कारिक रूप से ये सब हुआ था। लेकिन जर्मनी यहाँ पे शांत होने वाला नहीं था। अब उसका जो टारगेट था वो था अगला ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन की जो भौगोलिक स्थिति वो कुछ इस प्रकार की कि वो एक आइलैंड है जहाँ पे कहीं पर भी आप ज़मीन से हमला नहीं कर सकते। तो पूरा जो हमला किया गया वो हवाई हमला था। 1940 में बहुत तेज़ी से स्ट्राइक की गई, और जो ब्रिटेन के मेन पार्ट्स थे, जो उनकी जो कैपिटल थी, वहाँ पे बम्बार्डमेंट किया गया, तेज़ी से बम गिराया गया, और इतने ज़बरदस्त बम गिराए गए कि बहुत ज़्यादा नुकसान ब्रिटेन को यहाँ पे हुआ। लंदन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, सारी बिल्डिंग्स टूट गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ब्रिटेन पे हमला करने के बाद अब हिटलर ने रुक किया अपने मेन टारगेट की तरफ, जो था सोवियत यूनियन। जी हाँ दोस्तों, स्टालिन के साथ हिटलर ने दोस्ती ही इसलिए की थी कल को उस पर हमला कर सके, उस पर कब्जा कर सके। और 1941 के आसपास हिटलर ने अपनी फोर्सेस को आदेश दिया कि जाओ सोवियत यूनियन पे हमला करो। यह बात जैसे ही स्टालिन को पता चली उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने तो कहा अरे भाई हमारा नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ हिटलर के साथ, हम दोनों दोस्त हैं, नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। काफी समय तक उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह बात सच थी। 22 जून 1941 को धड़ाधड़ जो हिटलर के टैंक्स थे वो सोवियत यूनियन के टेरिटरी में घुसना शुरू किए, और घुसते घुसते 300 किलोमीटर तक अंदर घुस गए। और मॉस्को से कुछ समय पहले ही यहाँ पर उन्होंने पूरा यहाँ पे बॉर्डर जैसा कुछ बना दिया था और सारे एक तैयार थे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ मिसमैनेजमेंट जर्मन फोर्सेज में,
जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। हुआ यूं कि निचले इलाके में जहां पे जर्मन फोर्सेस कम थी, कमजोर थी, वहां वो पूरी तरीके से जीत हासिल नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पर अब हिटलर ने अपनी फोर्सेस को आदेश दिया कि एक काम करते हैं, यहां तक तो हम आ ही गए, ये कभी भी जीत लेंगे, पहले एक बार निचले इलाके को हम जीत के आते हैं। तो सारी फोर्सेस, पूरी ताकत नीचे गई लड़ने के लिए और फिर ऊपर आई। इस पूरे प्रोसेस में 2-3 महीने निकल गए, यानी कि नवंबर अक्टूबर आ गया। उस वक्त तक यहां पर ठंड पड़नी शुरू हो चुकी थी। जो जर्मन सोल्जर्स थे वो इतनी ठंड में रशिया में लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं थे। और इसी बीच इन 2-3 महीनों में जो रशिया था उसने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था, काफ़ी सारा गोला बारूद असला तैयार कर लिया था और अब वो युद्ध के लिए तैयार थे। और ज़बरदस्त यहाँ पे युद्ध हुआ और इसमें सोवियत यूनियन की जीत हुई। यहाँ पे जो सेनाएं थी जर्मनी की वो रशिया को नहीं हरा पाई। चलिए अब चलते हैं पैसिफिक रीजन में, जहां पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा था ठीक इसी समय पे जब वहां पे जर्मनी लड़ाई कर रहा था। यहां पे 1941 की बात है। ये अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखें तो छोटी सी कंट्री जापान, जिसकी इतनी सारी कॉलोनी अब तक हो चुकी थी, 1942 तक आते आते जापानीज जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था। उसने काफ़ी सारी कंट्री जैसे सिंगापुर है, मलाया है, इन सभी को अपने कंट्रोल में रह रखा था। फिलीपींस वगैरह सारी जितनी भी छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं यहाँ पे उसकी कॉलोनी बन चुकी थी। यह बात अच्छे अच्छे देशों को खल रही थी कि जापान इतना पावरफुल हो चुका है। और यही बात खल रही थी अमेरिका को भी। अमेरिका ने कहा कि यदि तुमने इन कॉलोनीज को खाली नहीं किया, यदि तुमने सारे जो संसाधनों पे अकेला कब्जा करना बंद नहीं किया, तो हम जो ऑयल तुम्हें देते हैं, जो संसाधन हम देते हैं, कॉपर तुम्हें देते हैं, वो हम नहीं देंगे। जो करना है वो कर लो, या तो इनको खाली करो या फिर ये सप्लाई हम बंद करने वाले हैं। तो जापान जो था, जो उस वक्त इतना ज़्यादा आत्मविश्वास में भरा हुआ था कि उनको लगता था कि ये अमेरिका हमें इतनी बातें बोल रहा है, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी को घुटने पे लाते हैं। और इसको घुटने पे लाने का तरीका ये है कि इस पे इतनी तेजी से हमला करते हैं कि एक बार में अमेरिका की कमर टूट जाए। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था उस वक्त तक अमेरिका को कि आखिर ये कर क्या लेगा। और इसी के चलते 7 दिसंबर 1941 को, ये आप देख सकते हैं, ये जापान है और यहां पर अमेरिका है। इन दोनों के बीच में यहां पर जो एक सैन्य अड्डा था वो था यूएस का। अमेरिका का एक सैन्य अड्डा था, या उनके कंट्रोल का जो टेरिटरी थी उसको हम बोलते हैं पर्ल हार्बर। यहां पर जापान ने 7 दिसंबर को तेजी से हवाई हमले करने शुरू किए। इतना जबरदस्त हमले किए कि यहां पे तबाही मचा दी और लगभग 2400 करीब 2500 यूएस पर्सनल्स जो हैं वो मारे गए और 68 सिविलियंस इसमें साथ में खत्म हो गए। अमेरिका के 2500 जो लोग हैं वो इसमें स्ट्राइक में मर गए थे। ये बात अमेरिका बचा नहीं पाया। रूजवेल्ट उस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति थे और उन्होंने बोला ठीक इसी के साथ कि अब हम जापान पे हमला करेंगे। और इसी के चलते 1942 तक जापान और अमेरिका के बीच में यहाँ पर मिडवे में, यहाँ पे बैटल ऑफ मिडवे हुआ, जहाँ पर जापानीज सोल्जर्स की हार हुई। अमेरिका ने यहाँ पे जबरदस्त दांत खट्टे कर दिए जापान के। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे सोलोमन आइलैंड के एक छोटी सी जगह है जिसे हम गुडल कैनाल कहते हैं, यहाँ पे गुडल कैनाल कैंपेन डाला शुरू किया था अमेरिका ने। और यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स ने जापान को एक निर्णायक हार दी। चलिए अब वापस आ जाते हैं हम यूरोपियन रीजन में, जहां पर अफ्रीका के एरिया पर जो इन फोर्सेस की लड़ाई चल रही थी। और यहां पे अब जो मुद्दा था वह सुएज कैनाल था। सुएज कैनाल जो है अफ्रीका के बीच में, आप देख सकते हैं पास में जो जगह है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके आइए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। यदि यहां पर ब्रिटिश को जो लोग हैं, इनको कोई भी चीज़ व्यापार यहाँ से ले जाना पड़ता था, कोई भी शिप करना है, जैसे इंडिया भी अगर इनको आना है तो उनको पूरा पहले घूम कर आना पड़ता था इस तरीके से। तो इनके लिए एक सबसे कन्वीनियंट रास्ता यह था कि वो यहाँ से होते हुए पतली सी जो कैनाल है उसे सुएज कैनाल कहते हैं, यहाँ से ये आते जाते थे। तो एक बात इंपॉर्टेंट बात है कि जिसने सुएज कैनाल पे कब्जा कर लिया वो जीत में होगा। और ये होड़ मच रही थी और जो लड़ाई हो रही थी यहाँ पर वो थी ब्रिटिश फोर्सेस और इटली के बीच में। जो इटली जो था अभी जर्मन फोर्सेस के साथ में था और उनकी तरफ से लड़ रहा था। तो जो लड़ाई यहाँ पे चल रही थी वो ब्रिटिश फोर्सेस और इटली के बीच में चल रही थी, लेकिन इटली की फोर्सेस यहाँ पे कमज़ोर पड़ती जा रही थी। और ये बात जैसे ही हिटलर ने देखी कि अगर यहाँ पे इटली हार गया तो यहाँ सुएज कैनाल पे ब्रिटिश फोर्सेस का कब्जा हो जाएगा और ये आवाजाही सारी हमारी बंद हो जाएगी, तो तुरंत उसने अपनी फोर्सेस को यहाँ भेजा और यहाँ पे जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई होते वक्त इस वक्त यहाँ पे जब सैनिक तेजी से लड़ रहे थे, तब ठीक उसी वक्त यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस भी आ गई।
यहाँ पे ज़बरदस्त घमासान लड़ाई हुई और इसमें जो अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस हैं उनकी जीत हुई। यहाँ पे जीत होने के बाद में अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब उन्होंने रुक किया, एक काम करते हैं, चलते हैं इटली की तरफ, और उन्होंने इटली की तरफ बढ़ना शुरू किया। इटली का जो यहाँ पे एरिया था जिसे हम सिसिली कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने बढ़ना शुरू किया। यहाँ पे उससे पहले बैटल ऑफ अल अमीन हुई थी। यहाँ जो जबरदस्त लड़ाई हुई थी उसे बैटल ऑफ अल अमीन कहते हैं। और अब बढ़ रहे थे ये सिसिली की तरफ, जो इटली का नीचे वाला इलाका है, उन्होंने उस तरफ बढ़ना शुरू किया और इटली पे काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया। ठीक उसी वक्त इटली के जो शासक थे वो बेनितो मुसोलिनी, जो उनको हटा दिया गया था, और विक्टर इमैनुएल जो वहाँ के शासक बन गए थे। और उन्होंने कहा कि भाई बेनितो, तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और अब तक 1943 आ चुका था, बेनितो मुसोलिनी हट चुके थे और विक्टर इमैनुएल अब गद्दी पे बैठे थे। उन्होंने बोला कि भाई हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, हम क्या करें। तो इन सभी फोर्सेस ने बोला कि तुम हमारी तरफ आ जाओ और जर्मनी को हराने में मदद करो। तो उन्होंने बोला ओके, और इटली ने अपना पाला बदल दिया और अब आ गए हैं एलाइड फोर्सेस के साथ, यानी कि यूएस के साथ में, ब्रिटेन के साथ में आके जर्मनी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। यह बात हिटलर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि यार ये तो अभी मेरा दोस्त था, इसने मेरे साथ गद्दारी की। ठीक वैसी ही गद्दारी जैसी उसने सोवियत यूनियन के साथ की थी, ऐसी ही गद्दारी इटली ने कर दी है अब हिटलर के खिलाफ। तो जो इटली हिटलर के साथ लड़ रहा था, अब वो हिटलर के खिलाफ लड़ रहा था और अब हुई लड़ाई जबरदस्त तेजी से। ठीक इसी समय दोस्तों जर्मन फोर्सेस लड़ रही थी सोवियत यूनियन से। 1942 में एक लड़ाई हुई थी जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड। स्टेलिनग्राड की जो लड़ाई थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि सोवियत यूनियन ने जर्मन फोर्सेस को हरा दिया। एक बार फिर से जर्मन फोर्सेस ने कोशिश की 1943 में, और फिर हुई थी बैटल ऑफ कर्स्क। ये निर्णायक लड़ाई थी। बैटल ऑफ कर्स्क में अंदर सोवियत यूनियन ने बुरी तरीके से जर्मन फोर्सेस को हरा दिया था। जर्मन फोर्सेस अब हारने लगी थी, थकने लगी थी, और पहली बार दुनिया को लगा था, अब तक ये माना जाता है कि जर्मनी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इन युद्ध के बाद अब ये महसूस किया जाने लगा कि इसे हराया जा सकता है। और इसी आत्मविश्वास के चलते 3 महा जो शक्तियां थी उनका सम्मेलन हुआ, तेहरीन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि चर्चिल बैठे हुए हैं, रूजवेल्ट बैठे हुए हैं और यहाँ पे स्टालिन बैठे हुए हैं, यानी कि रशिया, यूएस और ग्रेट ब्रिटेन तीनों ने मिलकर बोला कि चलो एक काम करते हैं, संगठित हो जाते हैं और ये जो बदमाश है इसको हराते हैं जर्मनी को। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम इस युद्ध को हरा नहीं पाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। अब था युद्ध को अंजाम देने का समय। अब था समय जर्मनी को उसको याद दिलाना कि वह क्या है। और ओवरलॉर्ड मिशन जब शुरू हुआ तो इसी के साथ में लड़ाई हो गई शुरू। तीनों जो देश थे, पावरफुल देश थे, चाहे वो यूएस था, साथ में ग्रेट ब्रिटेन था और इधर से सोवियत यूनियन, इन्होंने तीनों ने मिलके प्लानिंग की कि अब हम जर्मनी को हराएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर नॉर्मंडी इन्वेजन किया 1944 में। याद रखिएगा डेट जो थी 6 जून 1944 को इन्होंने हमला करना शुरू किया जर्मनी पर। फ्रांस के रास्ते से घुसे, वो बढ़ रहे थे जर्मनी की तरफ। और यहाँ पर इस देख सकते हैं ये जो जर्मनी का एरिया है, तो यहाँ से उन्होंने घुसना शुरू किया और इधर से हमला शुरू किया सोवियत यूनियन ने। मतलब घेर के मारने की प्लानिंग थी कि अब ये बच के नहीं जाना चाहिए। तो ऑलरेडी सोवियत यूनियन इधर से जीता हुआ था, उसने पूरी ताकत से इधर लड़ाई की, इधर से अमेरिकन ट्रूप्स आ गए, इधर से यूके, इन्होंने पूरी ताकत शुरू कर दी और यहाँ पे जबरदस्त लड़ाई हुई। इतनी निर्णायक लड़ाई हुई कि अब जर्मनी की हिम्मत पस्त होने लगी थी, उसमें इतनी हिम्मत थी नहीं। लड़ाई चलती चलते करीब 1 साल निकल गया और 1 साल के बाद यहाँ पर निर्णायक रूप से जो बर्लिन था, जिसकी राजधानी थी जो जर्मनी की, उस पर कब्जा हो गया सोवियत यूनियन का और दूसरी फोर्सेस का, एलाइड फोर्सेस यहाँ पे कब्जा करके बैठ गई। और ठीक इसी समय 30 अप्रैल 1945 तक आते आते हिटलर ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अपने बंकर में मरा हुआ मिला था। ठीक उससे 2 दिन पहले ही बेनितो मुसोलिनी को 28 अप्रैल 1945 को फांसी दे दी गई। तो इसी तरीके से जो 2 बड़े बदमाश लीडर थे, बेनितो मुसोलिनी और जो एडल्फ हिटलर, इन दोनों की यहाँ पे मौत हुई और बर्लिन पर पूरा जो कब्जा हो चुका था अब एलाइड फोर्सेस का हो चुका था। तो एक तरीके से यहाँ वॉर पूरा होने की स्टेट में आ गया था, लेकिन पैसिफिक रीजन में अभी भी लड़ाई चल रही थी। यदि हम इस नक्शे को ध्यान से देखें तो साफ साफ पता लगता है कि मोस्ट ऑफ जो कॉलोनीज हैं वो यहाँ सारी जापान की है और इन पर पूरा आधिपत्य जापान का है। और काफ़ी समय से अमेरिका और जापान के बीच में तनातनी चल रही थी। जो अमेरिकन फोर्सेज है वो कोशिश कर रही थी कि जापान को इस सीधे तरीके से लड़ाई में हरा दे, लेकिन वो हरा नहीं पा रही थी। और इसी डेस्परेशन के चलते 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फाइनली हिरोशिमा पर एटॉमिक हमला कर दिया और एटम बम यहाँ पे गिरा दिया। ठीक इसी के साथ
इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि पूरा शहर खत्म हो गया हिरोशिमा। और ठीक उसी के बाद 8 अगस्त को, 6 अगस्त को यह हुआ था, 8 अगस्त को उधर से सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया मंचूरिया पर। मंचूरिया आपको याद होगा, मैंने जिक्र किया था कि जापान ने इन्वेड किया था चाइना पर, उसे अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक उसी वक्त उधर से हमला कर रहा है सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत यूनियन ने संधि कर ली थी अमेरिका के साथ में कि अब जापान को हराना है। तो उधर से हमला हुआ सोवियत यूनियन का। इधर से 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा पे हमला किया जा चुका था, लेकिन अभी तक भी जापान हार नहीं माना था। एक पूरा यहाँ पे जो है शहर खत्म हो चुका था और इसके बावजूद भी वो लड़ रहा था। अब अमेरिका ने सोचा कि इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक इसके बाद 9 अगस्त को 1945 को एक बार फिर से नागासाकी शहर पर एटॉमिक हमला किया गया और एक उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त पावर वाला एटम बम इस पर गिराया गया। पूरा शहर तबाह हो गया, पूरा खत्म हो गया और पूरा जापान की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। और 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया अनकंडीशनल कि प्लीज़ इस युद्ध को ख़त्म कर दो, अब हम नहीं लड़ना चाहते हैं। तो आपको याद होगा दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को जो युद्ध शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, वो 2 सितंबर 1945 को जाके ख़त्म हुआ। और इसी के साथ ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है यहाँ ख़त्म हुआ।